एबीवीपी ने जमकर प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, एक छात्र नेता के निलंबन का भी एबीवीपी ने विरोध जताया। विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर में एबीवीपी के कार्यकर्ता एबीवीपी के समर्थन में छात्र जुटे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन छात्र नेता आगे बढ़ना चाहते थे, तो इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी हुई। विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका रवैया, उसका स्टैंड सवाल जरूर खड़े कर रहा है। इधर एबीवीपी पेपर लीक का मुद्दा छोड़ नहीं रही है और अब छात्र नेता के निलंबन ने उनके गुस्से को और भड़का दिया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंध जालोर के सांचौर से पेपर लीक के मामला का सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार उग्र आंदोलन के मूड में है। 2 दिन पहले जहां प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में राजवीर सिंह बाता, जो कि विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के एबीवीपी के प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनका निलंबन होता है और निलंबन के बाद ही एबीवीपी आक्रामक मोड पर आ जाती है। उसको लेकर के जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन होता है और वहां छात्रों की संख्या से कहीं ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहता है। आरएससी के साथ साथ 4 से 5 थानों की पुलिस भी केंद्रीय परिसर के बाहर मौजूद रही, जहां छात्रों के साथ पुलिस की हाथापाई भी हुई और पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। इन सब के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों पर अडिग है और निलंबन को वापस लेने के साथ साथ पेपर लीक मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और जोधपुर से एक खबर है। देखिए, सूडान में फंसे राजस्थानी राजस्थान लौट रहे हैं। सूडान संकट में 40 से अधिक राजस्थानी फंसे थे। इनमें से अधिकतर ओमेगा स्टील्स के लिए काम करते हैं। अधिकांश लोग इनमें से कंपनी के लिए काम करते हैं। राजस्थानी एसोसिएशन और राजस्थानी फाउंडेशन ने पहल की, जिसके बाद पोर्ट सूडान से जिद्दा शहर पहुंचने के बाद अब इन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। एक बार ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, उसके बाद इन्हें राजस्थान के लिए रवाना किया जाएगा। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण आग की खबर है। गौर सिटी 14 एवेन्यू में आग लगी है। दमकल को इन्फॉर्म कर दिया गया। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने के प्रयास कर रही है। देखिए, ये एक हाउसिंग सोसाइटी है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां आग लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी पसीना बहा रहे हैं, लगातार इस आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। और वहीं अग्निकांड की तस्वीरें मुंबई से भी सामने आई हैं, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र से सामने आई हैं। पनवेल में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। नारपोली क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। और एक और अग्निकांड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सामने आ रही हैं यूपी के मुरादाबाद से। देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। अचानक ही लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया। सामान जलने लगा, जल और पूरी तरह से जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। मझौला थाना के लाखड़ी फाजलपुर रोड पर यह घटना सामने आई। और इधर अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र मुगस्का में गत्ते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बगल के बांस के गोदाम तक आग पहुंच गई। सूचना पर दमकल पहुंची। 4 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आग लगी कैसे। सुबह छत पे बैठा था, चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था। मेरे को महसूस हुआ कि हल्की सी आग लग रही है। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि मैंने कि वैसे इसमें कोई वर्कर है, थोड़ा वैसे ही होगा। फिर मेरे को बाद में पता लगा तो मैंने सबसे पहले कंट्रोल रूम फ़ोन करा पुलिस को। फिर साहब मुंगस का दहली रोड पे ऐसे से 2 गत्ते का है, एक बांस बल्ली का है, गोदाम है, उनमें आग लग गई है। उन्होंने फायर ब्रिगेड को और इनको चारों तरफ फ़ोन करा।
पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का बीती रात 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 25 अप्रैल को रात 7:42 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए शिरोमणि अकाली दल के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में रखा गया। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पीएम वापस लौट गए। इससे पहले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब के पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर, भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने श्रद्धांजलि दी। वहीं अब अंतिम दर्शनों की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब चंडीगढ़ से उनके पार्थिव शरीर को बादल गांव ले जाया जा रहा है। गुरुवार यानी कल उनका बादल गांव में अंतिम संस्कार होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तमिल संगमम की, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अतिथि सत्कार का सुख बहुत अनूठा है, विविधता बांटती नहीं जोड़ती है। उन्होंने आगे कहा, सौराष्ट्र में पर्यटन का भरपूर आनंद है। काशी तमिल संगमम की सभी जगह चर्चा हो रही है। सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ रही है। तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्र के मूल के लोगों ने और तमिलगम के लोगों ने इसे जीकर दिखाया है। आप सबने तमिल को अपनाया, लेकिन साथ ही सौराष्ट्र की भाषा को, खान पान को, रीति रिवाजों को भी याद रखा। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि हम सब अपने पूर्वजों के उस योगदान को कर्तव्य भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा जयपुर के बीचों बीच सबसे बेशकीमती जमीन, जिस भूमि को शहर के कुछ चुनिंदा लोगों को गोल्फ खेलने के लिए दिया गया, उस सरकारी भूमि पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के बजाय रामबाग गोल्फ क्लब प्रबंधन ने ऐशो आराम का ठिकाना बना दिया। खेल के नाम पर अवैध निर्माण का खेल चला। ये रिपोर्ट देखिए। खेल बड़ा, खिलाड़ी आला। रामबाग गोल्फ क्लब का गड़बड़ झाला। गोल्फ क्लब में अवैध निर्माण का बोलबाला। जेडीए फेर रहा भ्रष्टाचार की माला। गोल्फ खेलने के नाम के ऊपर ली गई शहर की सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर ये जो भूमि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर किस तरीके से नियम कायदों को ताक के ऊपर रखकर शराब बार का संचालन किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस भूमि को खेलने के नाम के ऊपर लिया गया है, उसके ऊपर बार का संचालन होता है। जो जिम्मेदार अफसर हैं वो इसकी जांच करना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या जिस भूमि को खेलने के लिए गया है उसके ऊपर बार का संचालन हो सकता है, और इससे भी बड़ा ये सवाल है कि जिस भूमि के ऊपर रात 8 बजे सेंट्रल पार्क के अंदर रात 8 बजे तक एक आम नागरिक को घूमने नहीं दिया जाता है और देर रात्रि तक इस गोल्फ क्लब के अंदर जो शराब बार जो बना हुआ है उसके अंदर ऐशो आराम होता है, मौज मस्ती होती है और कोई रोकने टोकने वाला तक नहीं होता है। जी हाँ, जेडीए दावा तो करती है अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की, लेकिन इन दावों की हवा रामबाग गोल्फ क्लब तक आते आते निकल जाती है। नियम कायदों को ताक पर रखा जाता है। रामबाग गोल्फ क्लब में अवैध निर्माण होता रहता है और जेडीए के अधिकारी बस आंखें मूंद सब देखते रहते हैं। क्यों, आप भी समझिए। जेडीए से पहले गोल्फ खेलने के नाम पर ली जाती है बेशकीमती जमीन। गोल्फ क्लब में अवैध निर्माण होता रहा, प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति अवैध निर्माण को लेकर करती रही शिकायत, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय करता रहा खानापूर्ति।
गोल्फ क्लब में अवैध निर्माण मामले में यूडीएच मंत्री ने तत्कालीन जेडीए अफसरों से मांगी रिपोर्ट, लेकिन जेडीए 20 महीनों तक फाइल को लटकाता रहा। जांच में जेडीए की बिना स्वीकृति के गोल्फ क्लब में गुमटियों का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक एक भी अवैध गुमटियों को ध्वस्त नहीं किया गया। अब अवैध निर्माण को हटाने के बजाय गोल्फ क्लब प्रबंधन ने अस्थायी बताया। हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके और हमने अविलंब पूर्ण ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां की, और जो मैंने बताया अपेक्षित विधिक कार्रवाइयां भी हमने की। फैलते वर्तमान में नवीन अवैध कॉलोनी की काटे जाने पे प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है और लोग आए हैं। अब लोग, हम गोपनीयता रखते हैं, लोग जानकारी देते हैं, अविलंब हम प्रभावी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करके उसका ध्वस्तीकरण, ये कार्रवाई हम सुनिश्चित करते हैं। आज कोई व्यक्ति सचिवालय के ग्राउंड पे मान लिया कोई समिति बना के और शाम को कोई ये गेम आयोजित कर ले, टेनिस वगैरह, ये तो क्या वो जमीन उनकी हो जाएगी क्या? वो तो आपके चीफ सेक्रेटरी की अनुमति से ही तो खेले पाएंगे वो। तो यही पोजीशन इस जगह की है, ये जगह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है और ये सरकार जेडीए की जमीन है और प्रबंधन जेडीए का ही होना चाहिए था। इसमें दुर्भाग्य ये है कि जेडीए ने बाद में इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं किया। रामबाग गोल्फ क्लब के गड़बड़ झाले को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नाराजगी जाहिर की, तो 9 जनवरी 2020 को तत्कालीन जेडीए आयुक्त ने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के बजाय खाना पूर्ति कर दी गई। कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आपने आपको जो दिखाया मैंने कि उनके ही साइन करे कि हम कर सकते हैं, यानी जेडीए की परमिशन से ये सब कुछ हुआ है सर? टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन तो किया नहीं है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे फॉरेनर्स और खेलने बाहर से विदेशी बहुत लोग आते हैं, उनके लिए बाथरूम जाने की भी जगह नहीं है, तो एक टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया कि भाई आकर के कोई आदमी गर्मी में आए तो रिसेप्शन पे आकर के अपना नाम लिखा के खेलने तो जा सके और किसी को कुछ फैसिलिटी यूज करने तो कर सके। जेडीए इसकी साथ संभाल करेगा, देखरेख करेगा, पर जेडीए के अधिकारी भी इनके साथ मिल गए। साथ ही नो कंस्ट्रक्शन जोन था जिसमें इन्होंने गोल्फ क्लब वालों ने खुद ने ही इसको क्लब बना लिया, जबकि इसको बना के जेडीए को गोल्फ क्लब का कहीं और देना था। साथ ही अवैध गुमटियों का निर्माण हो गया, इसकी हम शिकायत करे जा रहे हैं और लगातार सिविल वर्क हुए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन बार बार हमने यूडीएच को शिकायत देने, जेडीए को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। खेल जारी है और खिलाड़ी इस खेल पर पर्दा डालने में जुटे हैं, लेकिन सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति को उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान देगी और रामबाग गोल्फ क्लब से अवैध निर्माण जरूर हटेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत।